सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि ज़ेनहुआ तांग वुलन को साधना तेज करने का लुभावना प्रस्ताव देता है, लेकिन उसे अपने भविष्य और मार्ग पर स्वयं निर्णय लेने के लिए समय देता है। इसके बाद तांग वुलन एक शक्तिशाली उड़ने वाले आत्मा मास्टर से मुकाबले में उतरता है, जहां असली परीक्षा शुरू होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जमीन पर सुनहरी बेल दागते हुए तांग वुलन उसे स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल कर उछल पड़ा। उसकी अचानक बढ़ी हुई रफ्तार उसे एक ही पल में शिए यिनलिंग के सामने ले आई। अच्छा नहीं, शिए यिनलिंग प्रतिक्रिया देने में थोड़ा देर कर गया। जैसे ही वो चौंक से बाहर निकला, उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उड़ान को रोका। उसके पंखों पर तेज धातुई चमक फैल गई और उसने ईगल विंग स्लैश का प्रयोग किया। पंख तांग बोलिन के कंधे पर काटते हुए गिरे। उसी समय शिए यिनलिंग ने अपने शरीर में आत्मशक्ति सोल पावर का संचार कर खुद को हवा में टिकाए रखा। ईगल विंग स्लैश उसका दूसरा आत्मकौशल था। फिर भी वो तांग बोलिन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी तीसरी आत्म रिंग भी चमक उठी। उसका तीसरा आत्मकौशल उसके चौथे से जुड़ा था और हवाई युद्ध में समान स्तर के आत्मकौशलों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि तांग बुलिन के हमले को रोकने के बाद जीत जल्द ही उसकी होगी। लेकिन उसकी सारी योजनाएं एक पल में चकनाचूर हो गई। पंख जब उस पर झपटे, तांग बुलिन ने हवा में अपने शरीर को समेट लिया, हाथ आगे बढ़ाकर हमले को मोड़ दिया। वो सीधे शिए यिनलिंग की आंखों में घूरा। उसकी पुतलियां बैंगनी चमक से दमक उठी। ब्लू सिल्वर घास जमीन से उगाई और लोहे की जंजीर की तरह शिए यिनलिंग को जकड़ लिया। विरोधी के बंधते ही तांग बुलिन ने अपना दायां मुक्का निकालकर जबरदस्त नॉकआउट पंच मारा। हालांकि शिए यिनलिंग जकड़ा हुआ था, उसके हाथ अब भी हिल सकते थे। उसने हमले को रोकने की कोशिश में उन्हें आगे बढ़ाया। अपनी स्थिति में तीसरे आत्मकौशल का उपयोग ना कर पाने के कारण उसे मजबूरी में तांग बोलिन को टालने की कोशिश करनी पड़ी। तांग बोलिन ने अपना मुक्का वापस नहीं खींचा। उसका वार तेज और सधा हुआ था, बड़ी आसानी से शिए यिनलिंग की रक्षा से बच निकला। उसी क्षण उसके हाथ पर सुनहरी तराजू सी चमक उभर आई। ये परिवर्तन देखकर शिए यिनलिंग स्तब्ध रह गया। सुनहरा पंजा एक ही पल में उसकी छाती तक पहुंच गया। मैं तो खत्म हो गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन मांस को चीरती जलन की जगह उसे एक हल्की सी अनुभूति हुई। पंजे ने बस हल्के से उसे छुआ और उसकी आत्मशक्ति की आंतरिक गति को बिगाड़ दिया। फिर तांग बोलिन ने उसे बांधने वाली ब्लू सिल्वर घास पकड़ी और जोर से खींचा और उसे कपड़े की गुड़िया की तरह जमीन पर पटक दिया। जमीन उसके गिरते ही चटक गई। तांग बोलिन उसके पास उतरा, उसे बंधन से मुक्त किया और 2 कदम पीछे हट गया। माफ कीजिए। शिए यिनलिंग अवाक रह गया। मुझे लड़ने का मौका ही नहीं मिला। पूरी लड़ाई में वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो सिर्फ एक आत्मकौशल ही चला पाया था और हार बहुत जल्द आ गई। सच्चाई का कड़वा घूंट पीना उसे बेहद तकलीफ दे रहा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो तांग बोलिन की मार्शल सोल भी नहीं समझ पाया था। ज़ेनहुआ दूर खड़ा ठंडे भाव से सब देख रहा था। यहाँ तक कि उसके लिए भी लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो गई थी। कुछ चालों का फैसला हो गया। तांग बोलिन ने जरा भी अतिरिक्त ताकत नहीं लगाई थी। हर वार सटीक और सोच समझकर किया गया था। शिए यिनलिंग को लगा कि वो अपनी असली ताकत दिखाई नहीं पाया, लेकिन ज़ेनहुआ की नज़र में तो तांग बोलिन ने खुद को रोका हुआ था। क्या श्रेक एकेडमी के सभी छात्र इतने ही ताकतवर होते हैं? उसने सोचा था कि एक रिंग का अंतर होने से तांग बोलिन को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वो अपने विचारों से तब निकला जब तांग बोलिन की आवाज़ सुनाई दी। युवक स्थिर कदमों से पास आया। धन्यवाद अंकल मास्टर। चलो फिर। ज़ेनहुआ ने उसके कंधे पर थपकी दी। तांग बोलिन ने जाते हुए शिए यिनलिंग की ओर एक आखिरी नज़र डाली और सिर हिलाकर ज़ेनहुआ के पीछे चल पड़ा। उधर शिए यिनलिंग अब भी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन ब्लैकस्मिथ संघ का संरक्षक होने के नाते राष्ट्रपति के सामने दोबारा लड़ाई मांगना असभ्य था। अगर उसे पता होता कि तांग बोलिन श्रेक एकेडमी के प्रथम वर्ष कक्षा का अध्यक्ष है, तो उसका रवैया बिल्कुल अलग होता। वुलिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर हो। बुरा नहीं, इसी कारण मैं तुम्हें अभी मेरा प्रस्ताव लेने की सलाह नहीं देता। तुम अभी छोटे हो, 20 साल की उम्र तक इंतजार कर लो। अगर तब तक तुम्हारे पास 5 रिंग भी ना हो तो उस रास्ते पर चलना। 6 रिंग तक पहुंचने के बाद तुम अपने दम पर आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आत्मशक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन टाइटल्ड डुओलो बने बिना स्वर्गीय परिष्कार असंभव है। समझ गया। जाने से पहले ज़ेनहुआ ने उसे एक कार्ड दिया जिसमें 10 लाख फेडरल क्रेडिट थे। ये उसकी पूरी यात्रा के लिए काफ़ी था। उसने एक भंडारण अंगूठी भी दी, पहली से कहीं बेहतर, ज्यादा जगह और कई खानों वाली। ज़ेनहुआ के शब्दों में ये तोहफा था और इसमें वो सारी चीज़ें थी जो उसने क्लाउड गोल्ड हैमर के बदले ली थीं।
तांग वुलन ने अंगूठी में झांका। पैसे नहीं थे, लेकिन 18 तरह की कीमती धातुएं थी। 12 तो उसने सिर्फ नाम सुने थे, कभी देखी नहीं थी। साथ ही ज़ेनहुआ द्वारा परिष्कृत मिश्र धातु उत्प्रेरक की दर्जन भर बोतलें थीं। ज़ेनहुआ ने इस उपहार का ज्यादा जिक्र नहीं किया और तांग वुलन ने भी नहीं। ज़ेनहुआ ने उसे सामने से विदा नहीं किया, बल्कि पीछे के दरवाजे से जाने को कहा। तांग वुलन की प्रतिभा बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अगर वो सामने से निकलता, खासकर राष्ट्रपति के साथ, तो बहुत ध्यान खिंचता। पीछे के दरवाजे से निकलकर जैसे ही वो टैक्सी बुलाने ही वाला था, उसकी नज़र वू झांगकोंग पर पड़ी। शिक्षक, उसने अभिवादन किया। वू झांगकोंग पर चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। तांग वुलन उसके पास दौड़ा। फिर कुछ सोचकर उसने हाथ पीछे किया जिसमें अंगूठी थी। ये अंगूठी मुझे कैंपस छोड़ने के बाद मिली है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। वू झांगकोंग ने उसे देखा। अब से परीक्षा के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो करना है करो, मेरी परवाह मत करो। तांग वुलन चौंक गया। आप तो परछाइयों से देखने वाले थे, कहीं? वू झांगकोंग ने भौहें सिकोड़ी। एक दुष्ट आत्मगुरु प्रकट हुआ है। जिस आतंकी हमले को तुमने रोका, उसी व्यक्ति को उसके पीछे था। मैंने अकेडमी को सूचित कर दिया है और शिक्षक भेजे गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी निगरानी करूंगा, लेकिन शिक्षकों की संख्या सीमित है, इसलिए तुम्हें समूह में रहना होगा। उसने बगल की ओर इशारा किया। तांग वुलन ने देखा गु युए, ये शिंगलान, शू शाओयान, शू शिलीजी और शिए बोर खड़े मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन छूट जाने के बाद भी वो वू झांगकोंग के साथ अगली ट्रेन से आ गए थे। जब वू झांगकोंग तांग वुलन को खो बैठा था, तो उसने अंदाजा लगाया कि बिना पैसे और इतनी उच्च ब्लैकस्मिथ आकृति वाला ये युवक जरूर ब्लैकस्मिथ संघ के पास मिलेगा। हाय दोस्तों, तांग वुलन ने मुस्कुराया। उसका मन बहुत हल्का हो गया था। ब्लैकस्मिथ संघ जाने के बाद उसे अब सुरक्षा कप्तान की मौत का अपराध बोध भी नहीं रहा। शू शिलीजी आगे आया, उसे सूंघा और चकित बोला, तुमने कुछ अच्छा खाया है? तुम्हें कैसे पता? तांग वुलन हैरान रह गया। हम भोजन प्रकार वालों की सूंघने की शक्ति जबरदस्त होती है। वो हंसा। जल्दी बताओ, क्या खाया? बताकर क्या फायदा, अभी तुम खा भी नहीं सकते। मैं तुम्हें भूखा नहीं करना चाहता। वू झांगकोंग ने टोका। कोई मुकाबला जीते? तांग वुलन ने सिर हिलाया। ठीक है, बाकी किसी का अभी खत नहीं हुआ। योजना तुम लोग बना लो, मुझे अनदेखा करो, मैं चुपचाप पीछे चलूंगा। तांग वुलन समझ गया कि शिक्षक उन्हें बचाने आए हैं। उसके दिल में हल्की गर्माहट भर गई। उसने दोस्तों की ओर मुड़कर कहा, लगता है हम फिर साथ हैं। अब विरोधी कहाँ ढूंढे? स्पिरिट पैगोडा चले, गु युए बोली, आंखें चमकती हुई। स्पिरिट पैगोडा? तांग वुलन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वहां तो ढेर सारे आत्मगुरु मिलेंगे और गु युए का वहां ऊंचा दर्जा भी है। लड़ाइयां ढूंढना आसान होगा। हाँ चलो। हेवन डू अ सिटी हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। जल्द ही उन्हें एक टैक्सी मिल गई और वो स्पिरिट पैगोडा की ओर चल पड़े। गाड़ी में तांग वुलन ने वू झांगकोंग को अपनी लड़ाई का वीडियो दिखाया और फाइल भेज दी। वू झांगकोंग ने कोई टिप्पणी नहीं की। इस तरह तांग वुलन ने अपना पहला शहर पार कर लिया। हेवन डू सिटी की स्थानीय स्पिरिट पैगोडा श्रेक सिटी के मुख्यालय के बाद दूसरे स्थान पर थी। उसकी ऊंचाई आसपास की इमारतों से कहीं अधिक थी और वो देखते ही देखते मन मोह लेने वाली प्रतीत होती थी। इस समय शू लिजी और तांग वुलन साथ साथ चल रहे थे। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारी रक्तसार पहले से कहीं अधिक गाढ़ी हो गई है। ये जरूर उस चीज की वजह से है जो तुमने खाई थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे नहीं बताओगे। शू लिजी रो पड़ा। क्या हम भाई नहीं हैं? ठीक है, हार मानता हूं। वो रूबी झींगा था। हालांकि 1000 साल पुराने भूमि ड्रैगन के टेंडिन भी शक्तिशाली थे, लेकिन वे रूबी झींगे की तुलना में कुछ भी नहीं थे। ये शब्द सुनते ही शू लिजी कांप उठा। रूबी झींगा? तुम्हें ये कहाँ मिला? तांग वुलन ने संदेह से उसकी ओर देखा। किसी और ने मुझे दिया था। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? सच कहूं तो जब तक वो मेरे सामने नहीं आया था, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था। वो ब्लड ट्रेंच का रूबी झींगा है ना? तांग वुलन ने सिर हिलाया। शू लिजी अवाक रह गया। कुछ पल बाद उसने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वही था? ब्लड ट्रेंच के पास उसकी अजीब चुंबकीय शक्ति के कारण सभी सोल डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। वो खाई कई किलोमीटर गहरी है और आत्मा पशुओं से भरी हुई है। उसे दुनिया के निषिद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है। जिन रूबी झींगों की तुम बात कर रहे हो, वे केवल वहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि 4 शब्द बैटल आर्मर मास्टरों को भी उन्हें निकालने में कठिनाई होती है। क्या सच में तुमने वही खाया था? तांग वुलन ने अनुमान लगाया था कि रूबी झींगा कीमती होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना दुर्लभ होगा। ये ऐसा व्यंजन था जिसे केवल 4 शब्द बैटल आर्मर मास्टर ही ला सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि एक दिव्य ब्लैकस्मिथ ज़ेनहुआ भी इसे अनमोल मानते थे।
तुम्हें ये किसने दिया? मैं भी चखना चाहता हूँ, शू लिजी बोला उदास होकर। मुझे उसका नाम नहीं पता, तांग वुलिन ने कहा। वो मेरे अंकल मास्टर का दोस्त है। अब तो कुछ बचा भी नहीं है, या फिर तुम चाहोगे कि मैं इसे उल्टी करके तुम्हें चखा दूं? शायद अभी भी पेट में थोड़ा बचा हो। तुम कितने घिनौने हो, आगे चल रही ये शिंगलान ने उसे घूरते हुए कहा। शू लिजी चुप हो गया, मायूसी से भरकर। वो पछता रहा था कि ऐसा अनुभव उससे छूट गया। जल्द ही वे स्पिरिट पैगोडा पहुंच गए और उनकी बातचीत अपने आप शांत हो गई। वू जांगकोंग पीछे चल रहे थे, अपनी ठंडी नज़रों से सबको देखते हुए। तांग वुलिन ने अपने शिक्षक की ओर देखा। हेवन डो सिटी के कब्रिस्तान में दबी वू जांगकोंग की प्रेमिका का विचार उसके मन में उभर आया। वू जांगकोंग ने उसकी ओर तीखी नज़र डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। गु युए ने अपना पहचान पत्र दिखाया और तुरंत भीतर प्रवेश मिल गया। वो सबको तीसरी मंजिल के एक सम्मेलन कक्ष में ले गई। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कमरे में आया। नमस्ते मिस गु युए, उसने कहा। नमस्ते, गु युए खड़ी हुई और सिर झुकाया। वो आदमी असहज सा बोला, मैंने आपकी विनती बाकी कर्मचारियों तक पहुंचा दी है, लेकिन ये बहुत से नियम तोड़ देगा। हम आत्मा मास्टरों की सेवा करने वाला संगठन है। हम यूं ही आगंतुकों से मुकाबला करने को नहीं कह सकते। ये बहुत झंझट भरा होगा और ये हमारा कर्तव्य भी नहीं है। गु युए ने भौहें से कोड़ी। क्या कोई और तरीका नहीं है? आदमी ने सिर हिलाया। मैंने उच्च अधिकारियों से भी पूछा, लेकिन डर है कि ये असंभव है। हेवनली फीनिक्स डोलोआ ने फ़ोन करके कहा है कि ये आपको खुद ही संभालना होगा, हमें आपकी कोई मदद नहीं करनी है। गु युए कुछ देर चुप रही। गुरु को इस बारे में पता है? आदमी हल्का सा मुस्कुराया पर चुप रहा। ठीक है, गु युए ने कहा और साथियों की ओर मुड़ी। चलो। वो सब चुपचाप बाहर निकल आए। तांग वुलिन उसके पास दौड़ता हुआ आया। कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं मिला तो हम ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन चले जाएंगे। मुझे यकीन है मेरे अंकल मास्टर हमारी मदद करेंगे। गु युए ने सिर हिलाया। वो बहुत असुविधाजनक होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। मेरे पास एक योजना है। ये शिंगलान ने होंठ दबाए। तुम कहना चाह रही हो? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखें आपसी समझ से चमक उठीं। तांग वुलिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मन में अनजाना डर भर गया। इधर सुन रनयू नए और उपयुक्त स्पिरिट सोल के साथ स्पिरिट पैगोडा से प्रसन्न मन से बाहर निकला। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था। 35 वर्ष की आयु में उसके पास पहले ही 2 स्पिरिट सोल थे। साधारण मार्शल वोल के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और वो केवल 2 स्पिरिट सोल ही संभाल पाया था, जिससे उसे 4 सोल रिंग मिली थीं। बहुत परिश्रम के बाद वो आखिरकार रैंक 50 तक पहुंच पाया। उसे पता था कि 7 रिंग तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो कम से कम ऐसा स्पिरिट सोल पाना चाहता था जो उसे उस स्तर तक ले जाए। कम से कम आत्मा मास्टरों की दुनिया में उसे मान्यता तो मिले। उसने सादा जीवन जीकर पैसे बचाए और किसी तरह स्पिरिट पैगोडा आने लायक धन जुटाया। किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे एक अच्छा बैंगनी स्पिरिट सोल मिला और वो उससे मिश्रित हो सका, पहले से अधिक शक्तिशाली बन गया। अब वो एक सच्चा 5 रिंग सोल किंग बन चुका था। इतना ही नहीं, अब उसके पास 1000 साल की सोल रिंग भी थी। सोल किंग आत्मा मास्टरों में काफ़ी सम्मानित माने जाते थे। ऊपर से वो एक मेका पायलट भी था। मजबूत स्पिरिट सोल के साथ अब उसके पास लेफ्टिनेंट कर्नल बनने और 30 मेका की एक स्क्वाड्रन संभालने की ताकत थी। अपने भविष्य के बारे में सोचकर वो उत्साह से भर गया। उसका परिश्रम रंग ला रहा था। भले ही वो सोल सेज ना बन सके, सोल एम्परर बनना असंभव नहीं था। उस स्तर तक पहुंचते ही वो कर्नल पद के योग्य हो जाएगा। तब वो सेना में एक सम्मानित अधिकारी होगा और फिर किसी अच्छी पत्नी के साथ बस सकेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक कुछ आकृतियां उसके सामने आ गई। ये पहाड़ मेरा है, ये पेड़ मैंने लगाए हैं। अगर आगे जाना है तो पहाड़ी कर चुकाओ। सुन रन्यू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। 4 अजनबी उसके सामने पंक्ति में खड़े थे और रास्ता रोके हुए थे। भ्रमित होकर उसने चारों ओर देखा। वो सच में अभी अभी स्पिरिट पैगोडा से बाहर निकला था। कौन सा पहाड़, कौन से पेड़? फिर उसने उन लोगों को ध्यान से देखा। वो बहुत युवा थे। उनके गालों पर अभी भी बच्चों जैसी गोलाई थी, त्वचा कोमल और साफ थी। साफ दिख रहा था कि वे किशोर ही थे। उसने एक मोटे से लड़के को झुका हुआ देखा और एक और लड़के को मुंह ढके हुए देखा। तुम बच्चे क्या कर रहे हो? स्पिरिट पैगोडा के पास मजाक मत किया करो, जल्दी घर जाओ। सुन रन्यू ने एक सैनिक अधिकारी जैसी कठोर आवाज में कहा। गु युए ने सबसे पहले डकैतों की पंक्तियां पढ़ीं। जैसे ही तांग वुलिन ने ये सुना, उसने पीठ घुमा ली और माथा पकड़ लिया।
इसी तरह शू लिजी भी बैठकर पीठ फेर ली और हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। दूर वू जांगकोंग खड़े थे, उनकी आकृति मुश्किल से दिख रही थी। वास्तव में यही गु युए की योजना थी, बहुत सरल। उन्हें बस अपने से अधिक शक्तिशाली किसी आत्मा मास्टर से लड़ना था, और स्पिरिट पैगोडा में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए वे बाहर निकलने वालों को धमकाकर लड़ाई के लिए मजबूर करेंगे और जीतने के बाद तुरंत भाग निकलेंगे। एकमात्र समस्या अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढना था, और जहां तक डकैतों के नाटक की बात थी, वो बस उसकी शरारती पसंद थी। ये शिंगलान शिए और शू शिया युआन ने आखिरी 3 पंक्तियां बारी बारी से चिल्लाईं। शिए और शू शिया युआन उत्साह से मुस्कुरा रहे थे। अब क्या गु युए? ये शिंगलान ने पूछा। अब शुरू करते हैं, गु युए ने कहा, और उसके सोल रिंग धरती से ऊपर उठ गए। गु युए के साथ काफी समय बिताने के बाद ये शिंगलान को वो बहुत अनुकूल लगी थी, और भावना दोनों ओर से थी। जैसे ही गु युए के सोल रिंग देखे, वो आगे बढ़ गई। स्टार गॉड तलवार उसके हाथों में प्रकट हुई। दौड़ते हुए उसने तलवार घुमाई और एक तलवार किरण सुन रन्यू की ओर भेज दी। अचानक हुए हमले से सुन रन्यू चौंक गया। वर्षों की सैन्य ट्रेनिंग ने काम किया और वो अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसने अपना मार्शल वोल बुलाया। एक पतली धुंध उसके शरीर से फैलकर तरल ढाल में बदल गई और आखिरी क्षण में तलवार किरण को रोक लिया। 1 2 3 4 5, वो 5 छल्लों वाला सोल किंग है, शू शियाओयान चिल्लाई। गु युए तुरंत हरकत में आई और सुन रुन यू की ओर बर्फ की नुकीली सिल्लियां बरसाने लगी। शुरू में सुन रुन यू बच्चों पर हमला करने से हिचक रहा था। उनके मासूम चेहरे उसे कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन जैसे ही उन सब के 3-3 सोल रिंग चमके, उसका संकोच तुरंत गायब हो गया। उसने दांत भींचे और उसका दूसरा सोल रिंग जल उठा। चारों ओर फैली धुंध घनी होकर बड़े बड़े जल कणों में बदल गई। वे आगे की ओर एक विशाल लहर की तरह टूट पड़े। हवा उनके वेग से सिसक उठी। 5 सोल रिंगों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता था। भले ही सुन रुन यू की मार्शल सोल और स्पिरिट सोल साधारण हो, फिर भी उसकी सोल शक्ति रैंक 51 पर मजबूती से जमी थी। सोल शक्ति से भरे जल कणों ने एक अभेद्य दीवार बना ली और आती हुई बर्फीली सिल्लियों को रोक दिया। हर बूंद एक छोटी तोप के गोले की तरह टकराते ही फट जाती और महीन धुंध में बदल जाती, उसकी ढाल की दूसरी परत बनाती हुई। यही था एक सोल किंग की ताकत। लेकिन इतनी शक्ति भी उसे अगले पल के लिए तैयार नहीं कर सकी। जैसे ही गु युए का पहला सोल रिंग चमका, सुन रुन यू को महसूस हुआ कि पानी तत्व पर उसका नियंत्रण उससे छीना जा रहा है। ये था गु युए का एलिमेंटल टाइड। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद उसने सुन रुन यू की मार्शल सोल को साफ साफ समझ लिया था। वो धुंध थी, बाहर से वो शुद्ध जल तत्व जैसी लगती थी, लेकिन असल में वैसी नहीं थी। तभी तो उसे 4 पीले सोल रिंगों से ही संतोष करना पड़ा था। फिर भी गु युए उसके नियंत्रण में हस्तक्षेप कर सकी। अगले ही पल सुन रुन यू के पैरों के नीचे सुनहरा प्रकाश मंडल उभरा। उसके चारों ओर की धुंध जमीन की ओर धंस गई और उस प्रकाश में समा गई। ये समझते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया कि क्या हो रहा है। हवा में पानी न रहने से उसकी मार्शल सोल की प्रभावशीलता बुरी तरह गिर गई थी। अचानक एक तलवार की किरण उसके पेट को छूती हुई निकल गई और वो झटके से पीछे हटा। उसी समय उसे पीछे से एक तीखी आभा एहसास हुई, जैसे किसी खंजर की धार उसकी गर्दन को छू रही हो। नीचे से सुनहरा प्रकाश चमका और जंजीरें निकलकर उसके शरीर को कसकर जकड़ गईं। शू शियाओयान की स्टारलाइट की बेड़ियों में बंधा उसकी मार्शल सोल निष्क्रिय हो चुकी थी। इस लड़ाई का परिणाम तय हो चुका था। वू झांगकोंग भी एक बार सोल एम्परर रहते हुए इसी चाल से हार चुका था, तो एक सोल किंग जैसे सुन रुन यू के लिए बचने का कोई मौका नहीं था। जीत पक्की समझकर गु युए ने एलिमेंटल टाइड से आसपास का जल तत्व खींचना बंद कर दिया। नीचे का सुनहरा प्रकाश भी धीरे धीरे मिट गया। नीचे चेहरा ढकने वाला लड़का आगे बढ़ा, तांग वू लिन। उसके चारों ओर 3 बैंगनी सोल रिंग घूम रहे थे। माफ कीजिए, जब मैंने एक तत्वीय मार्शल सोल देखी तो खुद को रोक नहीं पाया, तांग वू लिन ने पछतावे भरे चेहरे से कहा। उसने ब्लू सिल्वर गोल्डन एरे का उपयोग कर सुन रुन यू के आसपास का सारा जल तत्व छीन लिया था। तुम बच्चे क्या कर रहे हो? ये स्पिरिट पैगोडा है। सुन रुन यू अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। डर उसके दिल में घुसने लगा। सामने खड़े किशोर बेहद तेज और निर्णायक थे। वो उनकी चालों के साथ कदम भी नहीं मिला पाया। उनका तालमेल उसकी समझ से परे था। आजकल के बच्चे इतने ताकतवर कब हो गए?
लेकिन जो बात उसे सच में डरा रही थी वो ये थी कि वे निडर और बहुत छोटे थे। उसे नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या कर बैठेंगे, शायद यहीं उसे मार डालें। वो ये नहीं सह सकता था, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। तांग वू लिन ने दूर खड़े वू झांग कोंग की ओर देखा, फिर साथियों की ओर मुड़ा। उसकी नज़र से संकेत मिलते ही शिए शिए और ये शिंगलान पीछे हट गए। सुन रुन यू ने महसूस किया कि उसका शरीर फिर सामान्य हो गया है और सोल शक्ति दोबारा सहज रूप से बहने लगी है। तांग वू लिन मुस्कुराते हुए उसके पास आया। माफ कीजिए अंकल, हमें अकादमी ने लड़ाई के लिए प्रतिद्वंदी खोजने भेजा था, इसलिए ऐसा हो गया। कृपया नाराज ना हो, हमें आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सुन रुन यू को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दिमाग तेजी से सोच रहा था। भीतर ही भीतर उसे राहत मिली, कम से कम वे उसे मारने नहीं आए थे। उसने नाक सिकोड़कर एक हुंकार भरी और गुस्से में वहां से चला गया। अब वहां रुकने का उसे कोई मुंह नहीं बचा था। तांग वू लिन ने जाते हुए उसके साये को देखते हुए कड़वी मुस्कान दी। तुम लोग, काम तो हो गया ना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, शिकायत बंद करो, ये शिंगलान बोली। खैर, जब टीचर वू ने नहीं रोका तो ठीक ही होगा, और हम भी अकेले नहीं जीते, संख्या हमारे पक्ष में थी, किसी ने कहा। जरूरत पड़ी तो फिर कर लेंगे, गू युए बुदबुदाई। हमने काफी हलचल मचा दी है। स्पिरिट पेगोडा के कानून रक्षक अब रास्ते में होंगे। औसतन हर अधिकारी के 4 रिंग होते हैं और वो मेका चलाते हैं। हर गश्ती दल में 3 लोग होते हैं। तांग वू लिन की आंखें फैल गईं। तुम अपने ही लोगों के खिलाफ भी साजिश करोगी? गू युए ने हाथ पीछे बांधे और सिर मोड़ा, काले बाल हवा में लहराए। मैंने कभी मेका से लड़ाई नहीं की। तांग वू लिन का गाल फड़कने लगा। वो उनके साथ काम करने पर पछताने लगा था। स्वर्गदूत शहर स्पिरिट पेगोडा में हंगामा मचाने की हिम्मत किसकी है? एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। अगले ही पल 3 विशाल आकृतियां हवा में उड़ती हुई आईं, एक बैंगनी और 2 पीली, कुल 3 मेका। जैसा गू युए ने कहा था, 3 मेका आ गए थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उनमें से एक बैंगनी होगा। बैंगनी मेका आगे था, लगभग 8 मीटर ऊंचा, चिकना और सुंदर ढांचा। सोल तोप की जगह उसके हाथों में 2 विशाल तलवारें थी। सामान्यतः सैनिकों को केवल पीले मेका मिलते थे। बैंगनी मेका व्यक्तिगत होते थे और बेहद महंगे, जिन्हें केवल स्पिरिट पेगोडा जैसी अमीर संस्थाएं ही बना सकती थीं। बैंगनी मेका स्पिरिट पायलट के लिए बनाए जाते थे ताकि शक्ति वृद्धि का असर अधिकतम हो सके। 4 रिंग वाला पायलट भी इनमें सोल किंग जैसी मारक शक्ति और ऊंची रक्षा पा सकता था। ये सब सोचकर बैंगनी मेका देखते ही तांग वू लिन का चेहरा पीला पड़ गया। जमीन पर उतरते ही पायलट बच्चों को देखकर ठिठक गए। वे सोल शक्ति के उतार चढ़ाव की जांच करने आए थे, क्योंकि स्पिरिट पेगोडा के 1 किलोमीटर दायरे में सोल शक्ति और सोल हथियारों का उपयोग मना था। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दोषी बच्चे होंगे। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? सोल शक्ति अलार्म किसने चालू किया? बैंगनी मेका के पायलट ने पूछा। वही, ये शिंगलान ने तांग वू लिन की ओर इशारा किया। तांग वू लिन का चेहरा जम गया। मुझे फंसाया जा रहा है। ये शिंगलान मुस्कुराई। मतलब साफ था कि कप्तान होने के नाते अब उसे ही संभालना होगा। तुम, तांग वू लिन, मेरे साथ चलो, बाकी लोग अपने टीचर को बुलाओ। तांग वू लिन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपने हाथ पांव समेट लिए, मानो आत्मसमर्पण कर रहा हो। माफ कीजिए अंकल प्रवर्तन अधिकारी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे अंदर मत ले जाइए। मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये शिंगलान हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। ये लड़का सच में। प्रवर्तन अधिकारी ने ठंडा सांस छोड़ा। स्पिरिट पगोड़ा के नियम बहुत सख्त है और तुम्हें कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। मेरे साथ चलो, चिंता मत करो, बस अपनी बात ठीक से समझा देना और अपने शिक्षक को बुला लेना। सजा बहुत कठोर नहीं होगी। तांग वू लिन ने बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें उठाकर पूछा, बहुत कठोर मतलब कितना? अधिकारी झुंझला गया। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगेगा। जुर्माना? तांग वू लिन की आवाज ऊंची हो गई। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरी जान तो है। पैसा ही मेरी जान है। मेरी लाश पर से ही पैसे मिलेंगे। कहते ही वो उल्टी दिशा में भाग पड़ा। उसके चिल्लाने की आवाज पीछे छूटती चली गई। तांग वू लिन को भागते देख बैंगनी मेका में बैठा अधिकारी चौंक गया। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे तो मेका पायलटों को आदर्श मानते हैं, फिर ये इतना बदतमीज क्यों है? उसने तुरंत पीछा किया। नियम तो नियम थे, वो तांग वू लिन को भागने नहीं दे सकता था। लेकिन ऐसा करते हुए वो अपने 2 साथी गश्ती अधिकारियों से अलग हो गया।
बिना कोई शब्द कहे तांग वुलिन की पूरी टीम ने एक साथ हमला कर दिया। ये शिंगलान चीते की तरह झपटी। उसका शिकार था एक पीला मेका। चारों ओर की हवा तप्त हो उठी, जबकि गु युए ने एक विशाल अग्निगोला बनाया और उंगलियों के झटके से उसे दूसरे पीले मेका की ओर भेज दिया। उसी समय शिए शिए अदृश्य संसार में गुम हो गया। शू श्याओयान ने अपने बर्फीले दंड को उठाया और हवा में बर्फ का एक भाला प्रकट हो गया। अपने नेता पर ध्यान लगाए बैठे मेका पायलट इन हमलों पर प्रतिक्रिया ही नहीं कर पाए। सबसे पहले पहुंची ये शिंगलान। उसकी स्टार गॉड तलवार चमक उठी और उसने अपनी पहली आत्मकौशल का प्रयोग किया, स्वर्ड गॉड स्टार। उस क्षण वो और उसकी तलवार एक हो गए। आत्मशक्ति के मामले में वो टीम की सबसे शक्तिशाली सदस्य थी। चौथे आत्मवलय से बस एक कदम दूर वो फुर्तीले शिए से भी तेज थी और उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। यू जेंग्यू तक उससे भिड़ने में हिचकता था। जैसे ही उसने पूरी ताकत झोंकी, पीले मेका का अंत तय था। मेका मुश्किल से अपना हाथ उठा पाया। टकराव पर धातु की तीखी चरमराहट गूंज उठी और तारों सी चमक बिखर गई। उसका हाथ पीछे धकेल दिया गया। ये शिंगलान ने जमीन से उछलते हुए अपना तीसरा आत्मवलय जलाया। ये उसका सबसे शक्तिशाली वार था। प्राणघातक शक्ति उसकी तलवार में सिमट आई। दूर कहीं स्पिरिट पगोड़ा का अलार्म बज उठा। उसके पास समय नहीं था। उसी समय गु युए का अग्निगोला लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया। दूसरा मेका जल्दी संभल गया और ऊर्जा ढाल खड़ी कर ली। आग का गोला फटकर चिंगारियों में बिखर गया। पर गु युए रुकी नहीं। आग, हवा और बर्फ के हमलों की वर्षा होने लगी। मेका ढाल के पीछे छिप गया और 4 नली आत्मतोप निकालकर निशाना साधा। इसी बीच बर्फ का एक भाला अचानक तेजी से आगे बढ़ा, ढाल के पार निकलकर सीधे तोप थामे हाथ में जा लगा। वो हाथ बर्फ में जम गया। तभी शिए पीछे प्रकट हुआ और कवच की कमजोरी में खंजर घुसा दिया। कुछ ही क्षणों में मेका की रोशनी मध्यम हो गई और वो जड़ हो गया। जोरदार धमाकों की आवाज सुनकर बैंगनी मेका का पायलट चौंका और पीछे देखने लगा। इसी पल तांग वुलिन ने पैर गाड़कर पलटा और दोनों हाथों से विशाल यांत्रिक हाथ को पकड़ लिया। सुनहरी रोशनी में उसका स्वर्णिमात्म वलय उभरा, गोल्डन ड्रैगन बॉडी। ध्यान भटकते ही उसने मेका का हाथ पकड़कर उसे कंधी के ऊपर से फेंक दिया। मेका ने पीछे ढाल बनाई और बिजली का प्रहार किया, पर नीली चांदी घास ने तांग वुलिन को हवा में उछाल दिया। मेका ने अपनी पीठ से 2 विशाल तलवारें निकाली। तांग वुलिन पीछे नहीं हटा। वो साथियों को समय देना चाहता था। 3 मेका मिलकर लड़ते तो हार निश्चित थी। उसने अपने रक्तसार को उल्टा बहाया। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस। गर्जना गूंजी। उसका हाथ अजगर के पंजे में बदल गया। ये उसका पहला मेका युद्ध था। आधी ताकत चलाना, हार बुलाना था। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और घूंसा मारा। सुनहरा अजगर मुख प्रकट हुआ। मेका में तलवारों से वार रोका। बिजली चड़कने लगी। हवा में तीखी गंध फैल गई। तांग वुलिन उछलकर पीछे गया, पर मेका भी संतुलन खो बैठा। नीली चांदी घास ने उसे फिर उछाल दिया। मेका ने पूरी ऊर्जा ढाल खड़ी कर ली, पर व्यर्थ। तांग वुलिन ने पंजा घुसाकर ढाल चीर दी। उसकी आंखों में अब सिर्फ अडिग संकल्प चमक रहा था। तांग वुलिन का पंजा बैंगनी मेका पर जोर से पड़ा, जिसे वो पीछे की ओर धकेल दिया गया और उसके सीने के कवच पर 5 गहरे निशान बन गए। दूसरी ओर भी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। पीले मेका में से एक की केंद्रीय केबल को शिए ने काट दिया था, जबकि दूसरे का सिर ये शिंगलान की तीसरी आत्माविद्या स्टारफॉल स्वॉर्ड से उड़ चुका था। वो उल्का की तरह आकाश से उतरी, अपनी तलवार की एक ही वार से मेका की ढाल को चीरते हुए सिर को नष्ट कर दिया। सौभाग्य से मेका का कॉकपिट धड़ में था, इसलिए पायलट केवल अचानक दृष्टि खोने से घबरा गया। रुको! तांग वुलिन की आवाज रणभूमि के कोलाहल को चीरती हुई गूंज उठी। उसने पंजा आगे की ओर घुमाया। 5 गहरे सुनहरे किरणपुंज निकले और धरती को चीरते हुए आगे बढ़े, मिट्टी में गहरी लकीरें छोड़ते हुए। बैंगनी मेका तुरंत अपने प्रति आक्रमण के बीच में ही रुक गया। तांग वुलिन ने केवल चेतावनी स्वरूप वार किया था। यदि वो सच में गोल्डन ड्रैगन ग्रेड क्लॉ चला देता तो पायलट गंभीर रूप से घायल हो जाता, शायद तुरंत मर भी जाता। लड़ाई जितनी जल्दी शुरू हुई थी उतनी ही जल्दी समाप्त भी हो गई। शुद्ध शक्ति की दृष्टि से तांग वुलिन की 6 लोगों की टोली 3 मेका का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन मेका ने पूरी क्षमता से युद्ध नहीं किया था। सामने बच्चे देखकर उन्होंने उन्हें कम आंका और तांग वुलिन की टीम ने इसी का लाभ उठाकर अचानक हमला किया और जीत हासिल कर ली। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बच्चों का एक समूह मेका की गश्ती टुकड़ी पर हमला कर देगा।
पीले मेका के पायलट अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी ऊर्जा ढाल की पूरी क्षमता भी नहीं निकाल पाए थे। ना ही उन्हें पलटवार करने का मौका मिला और पल भर में वे निष्क्रिय कर दिए गए। बैंगनी मेका का पायलट भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसने तांग वुलिन को कम आंका और ये एक महंगी भूल साबित हुई। वो अचानक हुए हमले और युद्ध कवच के प्रकट होने पर समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर सका। दस्ताने के प्रभाव से तांग वुलिन का सुनहरा ड्रैगन पंजा दुगुनी आक्रमण शक्ति वाला हो गया था। वो आसानी से बैंगनी मेका की ढाल में छेद कर सकता था। ऊपर से उसके पास गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस भी था, जिसने उसकी जीत पक्की कर दी। तुम बच्चे आखिर हो कौन? बैंगनी मेका के पायलट ने डर, गुस्से और सावधानी से भरी आवाज में पूछा। तांग वुलिन सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे से पहले की झिझक पूरी तरह से गायब हो गई थी। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गलती? पायलट उसके आत्मविश्वास से चकित रह गया। तांग वुलिन ने गर्व से ठुड्डी उठाई। हम हेडक्वार्टर से भेजे गए निरीक्षक हैं, जो स्थानीय प्रवर्तन दल की नई परिस्थितियों में अनुकूलन क्षमता का मूल्यांकन करने आए हैं। तुम सब ने निराश किया, केवल इसलिए कि हम बच्चे हैं। तुमने हमें कम आंका और ये नहीं सोचा कि हम शत्रु भी हो सकते हैं। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि कुछ समय पहले ही दुष्ट आत्मा गुरुओं ने आतंकवादी हमला किया था? वे भेष बदलने में माहिर होते हैं। अगर तुम इतने ढीले रहोगे तो असली खतरा आने पर क्या करोगे? हम बस तुम्हें सतर्क रखने आए थे। अब लौटकर आत्मचिंतन करो और हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजो, समझे? पायलट की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वो अनायास ही तांग वुलिन की बात मानने लगा। वे इतने छोटे होकर भी इतने शक्तिशाली थे और उन्होंने कहीं भी घातक वार नहीं किया, जबकि कर सकते थे। फिर तांग वुलिन ने कहा कि वे स्पिरिट पगोड़ा हेडक्वार्टर्स से आए हैं। उसके मन में यही एकमात्र उचित कारण था। तांग वुलिन ने साथियों को संकेत दिया, चलो हमारा काम हो गया, हमें अभी कई शहर देखने हैं। गुयुए, इन्हें पहचान पत्र दिखाओ। गुयुए तुरंत समझ गई और अपना बैज निकालकर अधिकारियों को दिखाया। जैसे ही गश्ती दल के नेता ने बैज देखा, उसके सारे संदेह दूर हो गए, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। वो बच्चों के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसका कॉकपिट खुला और वो बाहर कूदा। मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, तांग वुलिन ने गंभीर स्वर में कहा। बस हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजो। उम्मीद है ये पहली और आखिरी बार होगा। मैं इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहता। कहकर वो मुड़ गया और सिर ऊंचा करके चल पड़ा। उसके साथ ही शांति से उसके पीछे हो लिए। आगे तांग वुलिन, उसके पीछे गुयुए और ये शिंगलान, और सबसे पीछे शिए शिए, शू लित्सी और शू सियाओयान। छयों ने त्रिकोण रचना बनाई और गर्व से वहां से चले गए। उसी समय स्पिरिट पगोरा से एक आकृति दौड़ती हुई निकली। उसके पीछे दर्जनों मेका थे। पास पहुंचने पर उन्होंने 3 बुरी तरह क्षतिग्रस्त मेका देखे। अजीब बात यह थी कि कोई भी पायलट घायल नहीं था। जैसे ही तांग वुलिन और उसके दोस्त मोड़ मोड़कर आंखों से ओझल हुए, उसने दांत भींचकर कहा, भागो। फिर वे शहर की ओर दौड़ पड़े। 10 मिनट से अधिक समय तक गलियों और सड़कों में इधर उधर भागते रहे। अंत में एक कैफे में जा घुसे। बॉस, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूं, शिए शिए ने कहा। किस बात के लिए? गुयुए ने पूछा। इतने बड़े झूठ को इतने सीधे चेहरे से बोलने के लिए। मैं होता तो भी मान लेता। क्या सच में ऐसे निरीक्षक होते हैं? होते हैं, लेकिन हर शाखा का विभाग लगभग स्वतंत्र होता है। अगली बार कहेंगे कि हम सुपरवाइजर हैं, वो और भी विश्वसनीय होगा। अगली बार? तांग वुलिन कराहा। मैं फिर तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। बाद में गुरु वू झांकारवाए और बोले, तकनीकी रूप से तुम लोग पास हो गए। तांग वुलिन ने राहत की सांस ली, लेकिन भीतर ही भीतर वू झांकार सोच रहे थे, अगर ये बच्चा बहादुर और बुद्धिमान नहीं बना तो पक्का बड़ा होकर कोई खतरनाक अपराधी बनेगा। कुछ खाने पीने और कपड़े बदलने के बाद वे स्टेशन पहुंचे, पर स्टेशन बंद था। अब क्या करें? गुयुए ने पूछा। तांग वुलिन के दिमाग में एक विचार आया। किसे गाड़ी चलानी आती है? मुझे, शिए शिए बोला। ठीक है, गाड़ी किराए पर लेकर अगले शहर चलेंगे। वे जानते थे समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था।